दोस्तों ये थ्रेट कितनी सीरियस है इसका एहसास आपको ये वीडियो देखने के बाद जरूर होगा। बहुत से क्लाइमेट एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अभी तक क्लाइमेट को जितना हम डैमेज कर चुके हैं वो इरिवर्सिबल है। अब सच्चाई तो आज ये है कि दुनिया के वो देश जो क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाने के लिए लीस्ट रिस्पॉन्सिबल हैं, आज वो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। कि हम चाहें या ना चाहें, अलग अलग देशों के बीच में रिलेशंस अच्छे हों या बुरे हों, मगर क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी देशों को एक साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। 18th सेंचुरी एक ऐसा वक्त जिसने इस प्लेनेट के आने वाले फ्यूचर को कंप्लीटली बदल दिया। ये वो वक्त था जब इस दुनिया ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत देखी। बड़ी बड़ी फैक्ट्री से लगातार निकलता हुआ धुआं एक आम बात बन गई। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दुनिया भर में फैलती गई, वैसे वैसे ही हमें मिलने वाली सहूलियतें भी बढ़ती गई। दुनिया भर में नॉलेज, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का एक वास्ट स्प्रेड हुआ, जिसकी वजह से इंसान मैकेनिकल एज से डिजिटल एज में एंटर कर पाया। और आज हम एंटर कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के 5th फेज में, जो फेज होगा रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजीज का। मगर वो कहते हैं ना कि हर बदलाव की एक कीमत होती है, और ये कीमत चुका रहा है हमारा प्लेनेट क्लाइमेट चेंज के रूप में। पिछले कुछ डिकेड से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा प्लेनेट एक साइलेंट मगर बहुत ही सीरियस थ्रेट फेस कर रहा है, और वो थ्रेट है राइजिंग सी लेवल्स की, यानी समुद्र में पानी के बढ़ने की। दोस्तों ये थ्रेट कितनी सीरियस है इसका एहसास आपको ये वीडियो देखने के बाद जरूर होगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये एहसास हमें होना भी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कल्प्रिट्स भी हम ही हैं और इसके विक्टिम्स भी हम ही होंगे। The Earth's climate is changing. This is a fact. As the planet warms up, ice will melt, ocean waters expand, and storms become more energetic, altogether pushing more water onto land than ever before. The Sunshine State might look very different than it does today. The same goes for Manhattan Island or Mumbai. This is our best guess of a warmer future, one where sea levels are gnawing away at the corners of our carefully drawn maps. Coastal cities are first in line for big changes. Tuvalu is literally sinking. We must take action now. So the island is both sinking and being submerged at the same time. Yes, that's correct. This is climate change. This is sea level rise happening right here. Right now. आज सी लेवल राइज एक ग्लोबल फिनोमिना बन चुका है, पर पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि ये किन फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। देखिए, सी लेवल राइज के लिए मेनली 2 फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। पहला फैक्टर है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सी वाटर। देखिए, मोस्टली जब भी किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ता है तब वो ऑब्जेक्ट एक्सपैंड करता है, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक्सपैंड करेगा तब वो ज्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, और यही चीज समुद्र के पानी के लिए भी अप्लाई होती है। हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से सी वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिससे इंक्रीज होता है उसका वॉल्यूम, और अल्टीमेटली राइज करता है उसका लेवल, जिसकी वजह से वो जमीन का और ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करने लगता है। कुछ स्टडीज ये बताती हैं कि अभी तक का जितना भी सी लेवल राइज हुआ है उसमें से 50% हुआ है थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, और आने वाले वक्त में ये नंबर 50% से बढ़कर 75% हो सकता है। अब इस सब के लिए सबसे बड़ा रीजन माना जाता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज को, मतलब कि ऐसी एक्टिविटीज जो नेचुरली नहीं होती बट उन्हें इंसानों के द्वारा किया जाता है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स और कोयले को जलाना, पेड़ों को काटना, डिफॉरेस्टेशन करना। अब एक तरफ जहां हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाकर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के लेवल्स बढ़ा रहे हैं, जो कि ग्रीन हाउस गैस है और जो हीट को हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप करके ग्लोबल वार्मिंग पैदा करती है, वहीं दूसरी तरफ हम जंगलों को काटकर उन पेड़ों को खत्म कर रहे हैं जो अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान हमारी एटमॉस्फेयर की CO2 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। पर यहाँ हमारा ये जानना भी जरूरी है कि हमारे सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का काम सिर्फ पेड़ और पौधे नहीं करते, बट ओशंस भी करते हैं। हमारी जरूरत की 50% यानी आधी ऑक्सीजन ओशंस प्रोड्यूस करते हैं, और तकरीबन 25 से 30% एटमॉस्फेयर में रिलीज होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को भी एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा 1955 से ही इन एमिशन से रिलीज होने वाली 90% हीट को भी अब तक ओशंस एब्जॉर्ब कर चुके हैं। और अवेलेबल डेटा हमें यह भी बताता है कि पिछले 50 सालों में अर्थ पर जितनी भी वार्मिंग हुई है उसमें से 90% ओशंस में हुई है। यहाँ एक जरूरी सवाल ये भी उठता है कि ओशंस में CO2 की एब्जॉर्प्शन और ओशंस का टेम्परेचर इंक्रीज करना एक नेचुरल फिनोमिना है, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड,
और यहाँ पर भी वही मिसाल बैठती है। अब अगर हम बात करें ओशंस में CO2 की एब्जॉर्प्शन की, तो CO2 का ओशंस में डिसॉल्व होना एक बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की वजह से एटमॉस्फेयर में CO2 की रेशो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ओशंस में CO2 का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता जा रहा है, जिससे अल्टीमेटली ओशियन वाटर ज्यादा एसिडिक भी होते जा रहे हैं। देखिए, कोई भी लिक्विड अल्कलाइन है यानी नॉन एसिडिक है या एसिडिक है, ये डिपेंड करता है उसके pH स्केल पर, जो 0 to 14 के बीच में वेरी करता है। अब अगर किसी लिक्विड का स्केल 7 से हायर हो तो वो अल्कलाइन होता है, और अगर 7 से कम तो एसिडिक। और एक लिक्विड का pH स्केल डिपेंड करता है उसमें प्रेजेंट हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन पर। अगर हाइड्रोजन आयंस की प्रेजेंस ज्यादा हो तो वो डिनोट करता है चीज का एसिडिक होना, यानी कि एक लोअर pH लेवल। जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट CO2 कंबाइन होती है पानी यानी H2O के साथ, तो हमें मिलता है कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3। वो इसलिए क्योंकि H2O का O यानी ऑक्सीजन एटम कंबाइन हो जाता है CO2 के साथ और फॉर्म करता है H2CO3, जो कि एक वीक एसिड होता है और ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस यानी HCO3 में। वैसे बड़ी सिंपल सी केमिस्ट्री है अगर आप सही से समझ पा रहे हो। देखिए, ओशन वाटर्स का नॉर्मल pH होता है अराउंड 8.1, यानी कि वो अल्कलाइन है। बट एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की वजह से, क्योंकि अब ज्यादा CO2 ओशन वाटर्स में डिसॉल्व हो रहा है, इसीलिए केमिस्ट्री का जो मैंने रिएक्शन प्रोसेस आपको समझाया उसका रेट भी फास्ट होता जा रहा है। मतलब ओशन वाटर्स का pH डिक्लाइन करता जा रहा है और वो पानी ज्यादा एसिडिक बनता जा रहा है। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि एसिडिक पानी मरीन लाइफ और इकोसिस्टम को किस कदर तक बर्बाद कर सकता है, और ये बर्बादी सिर्फ पानी तक सीमित नहीं रहेगी, बट जमीन पर हम इंसानों तक भी पहुंचेगी। दोस्तों, ओशन वाटर्स का किसी हद तक गर्म होना भी जरूरी है, क्योंकि इससे फिर इवेपोरेशन होती है और अल्टीमेटली हमें जमीन पर बारिश मिलती है। बट प्रॉब्लम तब पैदा होती है जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने से इवेपोरेशन का रेट भी ज्यादा हो जाए, जिससे हवा ज्यादा वाटर वेपर्स कैरी करने लगती है, और जिसका रिजल्ट क्या होता है? तूफान और ज्यादा बारिश से अलग अलग एरियाज में फ्लडिंग का होना। इससे पहले कि हम सी लेवल राइज के दूसरे रीजन को डिस्कस करें, हमारे लिए ये समझना भी जरूरी है कि सी लेवल राइज कितना हो रहा है, इसे हम मेयर कैसे करते हैं। सी लेवल राइज को जिस रेट पर हम मेयर करते हैं उसे हम कहते हैं ग्लोबल मीन सी लेवल यानी GSML। और साइंटिस्ट 1990 से ही सैटेलाइट ऑल्टीमीटर को यूज करते हुए सी लेवल राइज को मेयर करते आ रहे हैं। ये इंस्ट्रूमेंट अपने रडार के थ्रू समुद्र के सरफेस पर पल्सेस या कह लीजिए सिग्नल सेंड करते हैं, जिससे ये दो चीजें मेयर करते हैं। पहला कि उस सिग्नल को वापस आने में कितना टाइम लगा, और दूसरा कि उस सिग्नल की इंटेंसिटी कितनी थी। सिग्नल जितना जल्दी वापस आएगा और उसकी इंटेंसिटी जितनी स्ट्रांग होगी, सी वाटर का लेवल उतना ही ज्यादा होगा। दोस्तों, सी लेवल राइज के लिए जो दूसरा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो है पोलर आइस और ग्लेशियर्स का पिघलना। 2022 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसका नाम था स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट। एज पर दिस रिपोर्ट 2005 से 2019 के बीच में जो ग्लोबल मीन सी लेवल राइज हुआ, उसमें से 36% ग्लेशियर्स और आइस शीट्स के मेल्ट होने की वजह से हुआ। इस रिपोर्ट में WMO ने यह भी बताया कि रेट ऑफ सी लेवल राइज जो 1993 से 2002 के पीरियड में 2.27 mm पर ईयर था, वो 2013 से 2022 के पीरियड में बढ़कर 4.62 mm पर ईयर हो गया, यानी नियरली डबल। देखिए, ग्लेशियर्स के बारे में जब हम बात करें तो दुनिया के 90% ग्लेशियर्स एग्जिस्ट करते हैं एंटार्क्टिका में। एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट और ड्राईएस्ट कॉन्टिनेंट है, और ये हमारे प्लेनेट का सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर ग्लेशियर्स की फॉर्म में फ्रीज रखता है। और क्योंकि हमारे प्लेनेट का एटमॉस्फेरिक इक्विलिब्रियम स्टेबल रहे, इसके लिए जरूरी भी है कि ये पानी इन ग्लेशियर्स के अंदर जमा हुआ ही रहे। मार्च 2022 में एंटार्क्टिका में एक हीट वेव चली जिसने वहां के टेम्परेचर्स को नॉर्मल से 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया। बट फॉर्चुनेटली ये हीट वेव आई थी विंटर्स के सीजन में, इसीलिए टेम्परेचर्स इतने मेंटेन रहे कि वहां पर वाइड स्प्रेड मेल्टिंग ना हो। पर हाँ, इसने एंटार्क्टिका के एक हिस्से को कोलैप्स जरूर कर दिया जिसे टोंगा आइस शेल्फ कहते थे, और जिसका साइज रोम के जितना बड़ा था। इस तरह के कोलैप्स बहुत रेयर होते हैं और काफी ट्रबलिंग भी, खास करके तब जब ये ईस्टर्न एंटार्क्टिका में हो, जिसे काफी स्टेबल माना जाता है। मीनवाइल एंटार्क्टिक की वेस्टर्न साइड, जिसे कंपैरेटिवली अनस्टेबल माना जाता है, वहां ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे की गई एक स्टडी ये बताती है कि डीप वार्म ओशियन वेस्टर्न एंटार्क्टिक आइस शीट को इतना ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहे हैं कि इवन बहुत स्ट्रिंजेंट ग्रीन हाउस गैस एमिशन कट्स भी शायद सफिशिएंट नहीं हो इसे बचाने के लिए। और अगर ये आइस शीट मेल्ट करती है तो फिर सी लेवल्स 5 मीटर तक इंक्रीज कर सकता है, जो दुनिया की काफी जगहों को जैसे कि शंघाई, कोलकाता, फ्लोरिडा और तकरीबन आधे बांग्लादेश को डुबा सकता है। मगर फिर कुछ साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि अगर वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट पिघलती भी है तो उसमें भी कई 100 सालों का वक्त लगेगा। एंड इफ दिस इज द केस, फिर तो हम इंसान अभी के लिए इस बारे में ध्यान दे बैठे। दोस्तों, जब हम पोलर रीजन और ग्लेशियर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तब एक चीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है
जिसको कहते हैं एल्बेडो इफेक्ट। देखिए, ग्लेशियर्स का कलर व्हाइट होता है, जिसकी वजह से वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और अपनी सराउंडिंग्स को ठंडा रखते हैं, और जिसकी वजह से वो एक्सपैंड भी करते हैं। लाइट की इसी रिफ्लेक्टिविटी को एल्बेडो इफेक्ट कहते हैं, और ये एल्बेडो इफेक्ट ही था जिसकी वजह से 650 मिलियन साल पहले ग्लेशियर्स ने तकरीबन हमारे पूरे प्लेनेट को ही कवर कर लिया था। मगर यहाँ पॉसिबिलिटी इसके उल्टा होने की भी होती है। पोलर रीजन्स के चारों तरफ के समुद्र का पानी डार्क होता है और वो लाइट को रिफ्लेक्ट करने के बजाय उसे एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से आइस मेल्ट होती है और उस पानी में जाकर उसकी वॉल्यूम और बढ़ाती है, मतलब उसे और डार्क बनाती है, और धीरे धीरे वो और आइस मेल्ट करने लगता है। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक आइस शीट पूरी तरह मेल्ट ना हो जाए। और 2021 में नेचर जियोसाइंस में पब्लिश हुआ एक पेपर ये बताता है कि शायद आज हम ऐसी ही एक साइकिल की अर्ली स्टेजेस में एंटर कर चुके हैं। रिसर्चर्स ने यह भी कंफर्म किया है कि नॉर्थ पोल पर बर्फ पिघलने की वजह से एक ज्यादा डार्कर आर्टिक ओशन अब और ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। मगर कुछ समय पहले तक ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि एंटार्क्टिक की लगातार एक्सपेंशन होने की वजह से जो एक्स्ट्रा कूलिंग इफेक्ट पैदा होता था वो आर्कटिक की एक्सेस हीटिंग को काउंटर बैलेंस करता था। मगर 2016 के बाद से एंटार्क्टिक का आइस कवर डिक्लाइन करने लगा, जिसके बाद एंटार्क्टिक की कूलिंग की वजह से जो आर्कटिक की हीटिंग काउंटर बैलेंस होती थी वो प्रोसेस बंद हो गया। इसके अलावा 2022 में एक जर्नल कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट ने यह बताया कि आर्कटिक बाकी के प्लेनेट के मुकाबले 4 गुना ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर एक और फैक्ट समझना जरूरी है कि अगर रिसर्चर्स की माने तो सी आइस मेल्ट होने से डायरेक्टली सी लेवल राइज नहीं होता। ये कुछ वही एग्जांपल है कि एक ग्लास में अगर बर्फ पिघल जाए तो वो उस ग्लास में प्रेजेंट पानी का लेवल बढ़ाएगी नहीं, मगर एल्बेडो इफेक्ट की वजह से उस आइस का मेल्ट हुआ पानी सी वाटर का टेम्परेचर जरूर बढ़ाएगा, जिससे अल्टीमेटली थर्मल एक्सपेंशन के थ्रू सी वाटर लेवल राइज करेगा। मगर दोस्तों, कुछ नई रिसर्च से ये कंक्लूजन भी सामने आया है कि सी आइस के मेल्ट करने से सी वाटर लेवल राइज करता है, और ये होता है सी वाटर के खारे होने की वजह से। देखिए, समुद्र का पानी खारा होता है और फ्लोटिंग आइस में फ्रेश वाटर होता है। अब क्योंकि फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर से कम डेंस होता है, इसीलिए जब बर्फ पिघलती है तब वो समुद्र के पानी पर ज्यादा वॉल्यूम घेरती है एज कम्पेयर टू जब वो उसी पानी में आइस की फॉर्म में थी। दोस्तों, आज हम सी वाटर राइज को लेकर किस तरह की सेंसिटिव सिचुएशन फेस कर रहे हैं और इसके इम्प्लीकेशंस कितने ड्रास्टिक होंगे, इसका पता चलता है रिसर्चर्स के द्वारा दिए गए 2 सिनारियो से। पहला सिनारियो है अगर हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के टारगेट अचीव कर पाएं, जिसमें ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज ऑन एवरेज 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहे। ऐसे सिनारियो में इस सेंचुरी के एंड तक मेल्टिंग आइस शीट्स की वजह से सी लेवल राइज का एस्टिमेशन रहेगा 26 सेंटीमीटर तक, और वर्स्ट केस में 80 सेंटीमीटर तक, जो कि वरीसम तो है बट उतना नहीं जितना दूसरा सिनारियो होगा। दूसरे सिनारियो के अकॉर्डिंगली अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन की करंट ट्रैजेक्टरी पर ही चलते रहे तो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है 5 डिग्री सेल्सियस तक। तो ऐसे सिनारियो में इस सेंचुरी के एंड तक मेल्टिंग आइस शीट्स की वजह से सी लेवल राइज का एस्टिमेशन रहेगा 51 सेंटीमीटर तक, और वर्स्ट केस में 2 मीटर्स तक। वैसे तो इस वर्स्ट केस सिनारियो के चांसेस 5% ही है, बट अगर ऐसा होता है तो ग्लोबल सी लेवल राइज 1.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यानी 1.2% ऑफ ग्लोबल लैंड एरिया को फ्लड कर सकता है और तकरीबन 200 मिलियन लोगों को अपने घरों से डिस्प्लेस कर सकता है। अब आप ये मैप देखिए, इसमें बताया है कि कितने मिलियन लोग किन किन जगहों पर डिस्प्लेस हो सकते हैं, पर जो सबसे ज्यादा लोगों की डिस्प्लेसमेंट हो सकती है वो हो सकती है हमारे रीजन से, यानी साउथ एशिया से। मगर इन सब फैक्ट्स और फिगर्स के बाद सबसे जरूरी सवाल उठता है कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को सही करने के लिए हम कर क्या सकते हैं। वेल, एज पर यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट, जो 190 से भी ज्यादा देशों ने ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर के राइज को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करने की प्लेज ली थी, उसे पूरा करने से दुनिया बहुत दूर है। और डिस्पाइट ऑफ ड्रॉप इन एमिशंस, इस सेंचुरी के एंड तक धरती का एवरेज टेम्परेचर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। बहुत से क्लाइमेट एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि अभी तक क्लाइमेट को जितना हम डैमेज कर चुके हैं वो इरिवर्सिबल है, बट अभी भी हम कुछ ऐसे स्टेप्स उठा सकते हैं जिससे हमें उन इफेक्ट्स को फेस ना करना पड़े जिनकी तरफ दुनिया आज बढ़ रही है। पहला चेंज है कि हमें साल 2030 तक ग्लोबल कार्बन पोल्यूशन को 40% तक कम करना पड़ेगा और साल 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनना पड़ेगा। और दूसरा कि हमें मेट्रोज, लाइट रेल्स और बस नेटवर्क्स जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को 6 गुना तक बढ़ाना पड़ेगा। तीसरा चेंज है कि सीमेंट प्रोडक्शन में जितना कार्बन एमिट होता है उसे 10 गुना तक कम करना पड़ेगा। चौथा है कि हमें पर कैपिटा मीट कंजप्शन को 5 गुना तक रिड्यूस करना पड़ेगा और ज्यादा सस्टेनेबल डाइट्स की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा जिनका कार्बन फुटप्रिंट कम हो। और पांचवा है कि हमें डिफॉरेस्टेशन यानी जिस स्केल पर जंगल काटे जा रहे हैं उसे भी 3 गुना तक कम करना पड़ेगा। दोस्तों, ये एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि इन सब टारगेट्स को अचीव करने के लिए अलग अलग गवर्नमेंट्स को बहुत से फंड्स इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अपने पॉलिसी डिसीजंस लेते वक्त क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखना पड़ेगा। मगर ये भी सच है कि गवर्नमेंट के पॉलिसी डिसीजंस डिपेंड करते हैं कि वो लार्ज वोटर ग्रुप्स को कैसे टारगेट कर पाए जिससे वो इलेक्शंस में उनके वोट हासिल कर पाए। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज जैसे टॉपिक को एड्रेस करने के लिए मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स का कोई
ज्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है। पर यहाँ मेरा ऐसा कहना बिल्कुल नहीं है कि ये लोग क्लाइमेट चेंज जैसे सेंसिटिव टॉपिक के लिए इरिस्पॉन्सिबल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर प्रॉब्लम यह है कि वो इस सेंसिटिव टॉपिक के लिए टाइम रहते एजुकेट नहीं हुए हैं। क्योंकि अब गवर्नमेंट हो या मीडिया, उनके लिए तो डेवलपमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटिकल इश्यूज और रिलीजियस इश्यूज जैसी चीजें ही हॉट टॉपिक्स रही हैं। पर आज वक्त की एक नेसेसरी डिमांड बन चुकी है कि लोगों को क्लाइमेट चेंज के बारे में सही से अपडेट और एजुकेट किया जाए। क्योंकि आज कोई भी ऐसा इशू नहीं है जो क्लाइमेट चेंज से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट नहीं करता। आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट अवर एग्जिस्टेंस, और ना कि सिर्फ हमारी बट हमारी आने वाली जनरेशंस की भी। अब सच्चाई तो आज ये है कि दुनिया के वो देश जो क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाने के लिए लीस्ट रिस्पॉन्सिबल है, आज वो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। मगर एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि हम चाहें या ना चाहें, अलग अलग देशों के बीच में रिलेशंस अच्छे हों या बुरे हों, मगर क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी देशों को एक साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। क्योंकि दांव पर हम नहीं लगे, पर लगी है हमारी आने वाली जनरेशंस। वो जनरेशंस जो अगर हम इस क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट अपनी लड़ाई हार गए तो हमें कभी माफ नहीं करेंगी। अब इस क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट हम कुछ करना चाहते हैं या नहीं, ये डिसीजन मुझे लेना है और आपको भी। दोस्तों, वीडियो से अगर आपके ओपिनियन में वैल्यू एडिशन हुई हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर जरूर करें, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं। क्योंकि मैं मानता हूं कि आपकी ओपिनियन मायने रखती है।